गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड फर्स्ट ईयर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र का फर्स्ट यूनिट है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा। उसके हम लोग अंतर्गत उद्देश्य को आज जानेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग कुछ उद्देश्य को जाना था, बताया था। उसके अतिरिक्त कुछ और उद्देश्य हैं जिसको समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत सामाजिक भावनाओं का उद्देश्य। सामाजिक भावनाओं का कहने का अर्थ हुआ कि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। जैसे सामाजिक गुण किसको कहते हैं? जैसे समाज में हो रहे असंतुलन, जैसे पर्यावरण प्रदूषण जो फैल रहा है हमारे समाज में, उसको कैसे कम करेंगे। हम लोग समाज में लोगों को यह बताएंगे कि कैसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये सभी चीजों से क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण है वह दूषित हो रही है। वही भावना, सामाजिक गुणों की भावना हम लोग छात्रों में पर्यावरण शिक्षा के द्वारा देते हैं। इसी को हम लोग सामाजिक भावनाओं का उद्देश्य कहते हैं। सामाजिक भावनाओं का विकास करना कहते हैं। सामाजिक भावनाओं का विकास करना कहते हैं, जिसमें सामाजिक गुणों का विकास हो। दूसरा है उत्तम नागरिकता का सिद्धांत। क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, क्या आता है? तो इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, शिक्षा जो है उसका एक उद्देश्य है व्यक्ति को, नागरिक को श्रेष्ठ बनाना। क्या बनाना? श्रेष्ठ बनाना, श्रेष्ठ तैयार करना है, उत्तम बनाना है, ताकि वह हर तरह से श्रेष्ठ हो, हर तरीके से उत्तम हो। उसके लिए उत्तम नागरिक के विकास के लिए छात्रों में देश प्रेम, सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता, इन सभी गुणों का विकास कराना जरूरी है। उन्हें, नागरिक को श्रेष्ठ बनाने के लिए देश के प्रति स्नेह की भावना, सहिष्णुता की भावना, अनुशासन की भावना, इन सभी गुणों का विकास कराना जरूरी है। इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान भी कराना जरूरी है, ताकि नागरिक और श्रेष्ठ बन सके। छात्रों को पर्यावरण के महत्व को समझाकर उसमें पर्यावरण अवबोध एवं पर्यावरण चेतना का विकास करना भी जरूरी है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तम नागरिकता का सिद्धांत कहते हैं। है तीसरा, वातावरण से अनुकूलन। छात्रों को वातावरण के साथ अनुकूल रहने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? तो शिक्षा का एक उद्देश्य है, एक कार्य है, छात्रों को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाना। इसका अर्थ हुआ वह पर्यावरण अध्ययन से छात्रों को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाना है। अनुकूल, उसके साथ साथ जैसा पर्यावरण होगा उसी तरह हम लोग छात्रों को ढलना चाहिए, नागरिकों को ढलना चाहिए। इसमें टॉमसन के अनुसार, टॉमसन ने बताया था कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य छात्र को उसके पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, ताकि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त कर सके। कहता है टॉमसन के अनुसार यह कहा गया कि शिक्षा एक महर्षि कार्य है जो छात्र को उसके पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। पर्यावरण के अनुकूल बनाते हुए
रखने के लिए अधिक से अधिक, यानी अपनी मूल प्रवृत्तियों, जो उसका प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसको वह अधिक से अधिक नियंत्रित कर सके, कंट्रोल करने में वह सक्षम हो, ताकि पर्यावरण के साथ वह अपने जीवन को सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। चौथा है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के संबंध को समझना। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ये दोनों क्या है? पर्यावरण और स्वास्थ्य जो है, ये दोनों आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। कैसे? तो अगर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छे से रहेगा, ठीक से रहेगा। अगर पर्यावरण असंतुलन रहा तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, अगर जल अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध जल प्रदूषित होते जा रहा है, और वही जल, अशुद्ध जल जो है, प्रदूषित जल जो है, वह हम लोग पीते हैं। पीने के बाद क्या होता है? जल प्रदूषण होने के कारण हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग नए नए बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए छात्रों में पर्यावरण शिक्षा के द्वारा, पर्यावरण अध्ययन के द्वारा छात्रों में पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति नागरिकों को या छात्रों को जागरूक करना जरूरी हो गया है। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव का ज्ञान करवाना। जनसंख्या वृद्धि, हमारे देश में जनसंख्या धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, प्रति वर्ष बढ़ते ही जा रहा है। 2000 क्या था? 1951 में, 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या कितनी थी? तो 36 करोड़ 11 लाख थी। कितनी थी? 36 करोड़ 11 लाख थी। लेकिन 2020 में यह बढ़कर, 2020 में बढ़कर कितना हो गई? तो 1 अरब 38,97,000 हो गई। क्या हो गई? इतना हो गई, इससे भी ज्यादा हो गई। क्या हो गई? 1951 में जनसंख्या 36 करोड़ 11 लाख थी, लेकिन तेजी से बढ़ते हुए 2020 में बढ़कर 1 अरब 38,97,000, इतना, इससे भी ज्यादा हो गई। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि का दबाव प्रकृति पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या होते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसी को रोकने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने कई ऐसे नियम बनाए, कई ऐसे नियम लागू किए गए जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। लेकिन फिर भी यह जो कार्य है, धीरे धीरे कार्य सफल नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होते जा रही है, और यह जो जनसंख्या वृद्धि है, यह धीरे धीरे प्रकृति पर बहुत प्रकृति पर दबाव बढ़ते जा रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन हो रहे हैं। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो प्रकृति का दोहन भी अधिक होगा। इससे क्या होते जा रहा है? पारिस्थितिकी जो है वह उसका संकट होते जा रहा है, पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो रहा है। इससे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इससे जो है अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। किसकी शिक्षा? तो जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों में, छात्रों में देनी चाहिए, देना आवश्यक हो गया है।
छठा है पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित करना। पर्यावरण संरक्षण, छात्रों में पर्यावरण के संरक्षण हेतु उसके समाधान हेतु उसको प्रेरित किया जाता है, उसको और प्रेरणा दी जाती है, प्रेरित किया जाता है कि उसके समाधान के लिए और उससे बचने के लिए, संकट से बचने के लिए बच्चों में, छात्रों में प्रेरित किया जाता है। पर्यावरण के घटकों का ज्ञान प्रदान करना। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं उसका ज्ञान बच्चों में करानी चाहिए। तो पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों का ज्ञान छात्रों को करवाना चाहिए। ये घटक ही समिष्ट रूप से पर्यावरण की को रचना करते हैं। घटक के निरूपण से संपूर्ण पर्यावरण प्रभावित होते हैं। कहता है पर्यावरण द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों का ज्ञान छात्रों को करवाना चाहिए। जो प्राकृतिक घटक है, पर्यावरण के घटक हैं, उसका ज्ञान करवाना चाहिए ताकि पर्यावरण के जो घटक हैं उसके अध्ययन से बच्चों में यह शिक्षा मिल सके कि उसके कौन कौन से घटक होते हैं। पर्यावरण घटक से संपूर्ण पर्यावरण का प्रभावित करता है, संपूर्ण पर्यावरण को प्रभावित करता है। और यह घटक क्या होते हैं? तो जैविक और अजैविक घटक होते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसका ज्ञान बच्चों में, छात्रों में देना चाहिए कि कौन से घटक कौन सा संकट पैदा करता है। जनतांत्रिक कुशलता का विकास। जनतांत्रिक यानी कहने का अर्थ हुआ जनतांत्रिक, मतलब जनता के द्वारा तंत्र। जनतांत्रिक कुशलता यानी पर्यावरण को सुधारने की भावना प्रत्येक नागरिक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जो नागरिक है उसमें भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? तो पर्यावरण को सुधारने का लक्ष्य होना चाहिए, उसकी भावना होना चाहिए कि वह कैसे पर्यावरण को सुधार सके और कैसे हम लोग क्या कौन सा काम करें जिससे पर्यावरण संतुलन रह सके, संतुलित रह सके। और यही भावना हम बालकों में पर्यावरण शिक्षा के द्वारा देते हैं। कौन सा? तो जनतांत्रिक कुशलता का विकास करवाते हैं। नौवां है पर्यावरण से संबंधित कौशलों का विकास, यानी कौशल का विकास। पर्यावरण के संकट का समाधान करने के लिए बच्चों में, छात्रों में कौशलों का विकास कराया जाता है। यानी उसको समाधान कैसे किया जाता है, उसका कौशल, उसका ज्ञान करवाया जाता है कि इस तरीके से बच्चों को जनसंख्या वृद्धि या प्रदूषण या जैसे प्राकृतिक संसाधन में जो दोहन हो रहे हैं उसका संकट से, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों में कौशलों का विकास कराया जाता है। राष्ट्रीय धरोहर के प्रति निष्ठा। राष्ट्रीय धरोहर यानी उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए बच्चों में क्या होना चाहिए? राष्ट्रीयता की भावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। और यह भावना कैसे उत्पन्न होती है? तो यह भावना पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ये था उद्देश्य किसका? तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा का उद्देश्य था। ये समाप्त हो चुका है। 10 उद्देश्य थे, इसके पहले 5 उद्देश्य और बता चुके थे। आज यहीं तक। थैंक यू।